से 46 साल पहले भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काली घटना घटी थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून की मध्य रात्रि को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून से लेकर के 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 महीने तक जो देश में आपातकाल लागू हुआ। उसके पीछे तो कई कारण थे, लेकिन एक प्रमुख कारण बिहार भी उसमें रहा है। बिहार में लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 से जो छात्रों का आंदोलन चला था और लोक नायक ने जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उस नारे का गवाह यह इनकम टैक्स चौराहा भी है, जहां इंदिरा गांधी के पुलिस ने, बर्बर पुलिस ने, कांग्रेसी हुकूमत की बर्बर पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया था और जेपी भी उस लाठीचार्ज में घायल हुए थे और किसी तरह उनकी जान बची थी। यूँ तो देश में इमरजेंसी लगाने के कई प्रमुख कारण रहे, जिसमें एक प्रमुख कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब 1971 में रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में जीत होने पर उनके प्रतिद्वंदी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चुनाव को अवैध करार देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। श्रीमती गांधी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता तो बरकरार रखी, लेकिन उन्हें सदन के अंदर वोट देने से वंचित कर दिया। यही पृष्ठभूमि है। लेकिन कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ जब समूचे देश में आंदोलन तेज हुआ तो उसका नेतृत्व बिहार ने किया, बिहार के लोक नारायण जयप्रकाश नारायण ने किया और आज उसकी 46वीं कह सकते हैं वर्षगांठ है उस काले इतिहास का। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, जहां केंद्र में भी लोकनायक के चेले आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, तो बिहार में चाहे सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार हो या विपक्ष में लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, दोनों जगह पे जेपी के चेले ही सत्ता और विपक्ष पर काबिज हैं। लेकिन क्या जयप्रकाश ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वह सही में नारा फलीभूत हुआ? क्या हुआ नारा जमीन पर उतरा? क्या आज समूचे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है? इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हम चलेंगे जेपी आंदोलन के उन छात्र नेताओं को, उन रहनुमाओं से बात करेंगे जिन्होंने उस समय समूचे देश में संघर्ष का नारा दिया था। लेकिन आज समूचे देश की बात करें, अगर बिहार की बात करें तो अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है। इसलिए चलते हैं हम उन नेताओं से बात करने के लिए। आज से 46 साल पूर्व 25 जून की मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषणा की थी। इस आपातकाल घोषणा का प्रमुख वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के आदेश को बदलाया था। हालांकि इस आपातकाल की पृष्ठभूमि काफ़ी पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसका प्रमुख कारण बिहार का 1974 का छात्र आंदोलन रहा और जिसका अंतिम परिणति संपूर्ण क्रांति के रूप में हुआ और इसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और पूर्व के मंत्री, राज्यसभा सदस्य श्री शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं। देखिए, इमरजेंसी तो आज़ादी के बाद जो है भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपको याद होगा कि इमरजेंसी की घोषणा के साथ साथ जयप्रकाश नारायण सहित देश के तमाम वैसे नेता जो जयप्रकाश जी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। तो ऐसा मैंने इमरजेंसी लगाने का जो कारण या हम कहें कि बहाना जो इंदिरा जी ने बनाया था, वो जयप्रकाश जी के आंदोलन को बनाया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि साहब फौज को, पुलिस को जयप्रकाश जी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जयप्रकाश जी का एक भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था सरकारी कर्मचारियों से, फौज से, पुलिस से कि आप असंवैधानिक आदेश को नहीं मानिए। इसी को इन्होंने बहाना बनाया और एक गंभीर बहाना के रूप में इमरजेंसी के लिए उसको इस्तेमाल किया। आंदोलन जो शुरू हुआ था उसकी
उसकी भी कथा आप जानते हैं। आंदोलन तो शुरू किया था छात्र नौजवानों ने, 18 मार्च 74 को आंदोलन हुआ था। लेकिन आंदोलन के पृष्ठभूमि को अगर अशोक जी देखिएगा तो देश में एक निराशा का वातावरण था। उसके पहले दो दो गैर कांग्रेसी सरकारें बन चुकी थी, 67 की सरकार, महामाया बाबू की सरकार, उसमें जनसंघ भी था और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। वो एक अद्भुत किस्म का माने गठबंधन था और डॉक्टर लोहिया का कमाल कहिए कि दोनों को एक चटाई पर बैठा दिया, माने वाम और दक्षिण दोनों। उसके वो सरकार नहीं चल पाई, 11 महीने के बाद वो सरकार टूट गई। उसके बाद एक दूसरी सरकार बनी 72 में, वो भी सरकार टूट गई। उन सरकारों के में सारी पार्टियां देश की शामिल थी और कांग्रेस से निराश होने के बाद लोगों ने कांग्रेस को हरा करके इनको बहुमत दिया था। उसके बाद लोग एकदम निराश हो गए और उनको लगा कि नहीं साहब, इस देश में बदलाव संभव नहीं है। वही समय था जब दुनिया भर के नौजवानों में एक किस्म की बेचैनी दिखाई दे रही थी। 65, 66, 67 वगैरह में यूरोप में और ख़ास करके फ्रांस में नौजवानों का आंदोलन हो रहा था। हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन था ही। और आपको 74 के पहले 73 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के रूप में छात्र नौजवानों का आंदोलन जो है शुरू किया। उस समय के आसपास जयप्रकाश जी जो सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे वो बेचैन हो रहे थे। उनको जो खबर मिल रही थी उसके हिसाब से भ्रष्टाचार देश में बढ़ गया था, महंगाई बढ़ रही थी, शिक्षा की हालत चौपट थी। उन्होंने भी नौजवानों को आह्वान किया कि साहब देश को बदलने और बनाने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। नवनिर्माण आंदोलन जो हुआ गुजरात का, उसका फलाफल ये निकला कि चिमन भाई पटेल की सरकार जो है चली गई। उससे प्रेरणा पा करके बिहार के नौजवानों ने भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ जो है, जिसमें अध्यक्ष थे लालू यादव थे, सुशील मोदी उसके जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को बुलाया, वहाँ सभा वगैरह हुई, छात्र नेताओं का सम्मेलन हुआ और उसी के तहत जो है आपको 18 मार्च 1974 को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बना। उसमें काफ़ी उत्पात हुआ, गोली चली, सतलाइट अखबार जल गया, कई लोग मारे गए। उसके बाद इन लोगों ने अप्रोच किया जयप्रकाश जी से कि आप जो है आंदोलन का नेतृत्व जो है सब कबूल कीजिए। उन्होंने कुछ बात किया, कुछ शर्तें रखी और उसके बाद जो है आंदोलन का नेतृत्व जो है कबूल किया। जयप्रकाश जी 1942 के क्रांति के अग्रदूत थे। 1942 में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था, आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने उस आंदोलन पर भयानक दमन किया और दमन के बाद जो है देश में एक निराशा का माहौल जो है बन गया था। उसी बीच में जयप्रकाश नारायण और उनके साथी हजारीबाग जेल का दीवार लांघ करके भागे। उससे देश में समझिए कि बिजली का करंट जो है दौड़ गया और इसको लोगों ने समझा कि जयप्रकाश नारायण जो है ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया, उनके जेल को फान करके भाग गए। तो एक नायक की भूमिका, हीरो की भूमिका जो है 1942 के नायक की भूमिका के रूप में उनको देखा गया, उनको छवि उनकी बनी। लेकिन वो सत्ता की राजनीति में कभी गए नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने इनको आमंत्रित किया, सरकार में आमंत्रित किया, शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन गए नहीं। तो जनता के मन में था कि इस आदमी को कोई लोभ लालच नहीं है, पार्टियों से निराश थे ही। और जैसे ही इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जो है कबूल किया, वो आंदोलन जो है जन आंदोलन के रूप में बदल गया। पता नहीं आपको स्मरण है कि नहीं कि 8 अप्रैल को पहला कार्यक्रम हुआ था जेपी के नेतृत्व में उस आंदोलन का। और कार्यक्रम क्या था? मौन जुलूस था, मुंह पर पट्टी थी, लोगों का हाथ दोनों पीछे था और सीमित संख्या थी, 1100 से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। लेकिन वो अद्भुत जुलूस था, लगा कि पूरा का पूरा पटना शहर जो है उस जुलूस में शामिल है। और उस जुलूस का संदेश था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। उसके बाद देखिएगा गया में माने आंदोलनकारियों से पुलिस का टकराव हुआ 12 अप्रैल को और भयानक दमन हुआ, जम के गोली चली। गोली से माने हल्ला अफवाह ये उड़ा कि लगभग 2 दर्जन लोग मारे गए, लेकिन 900 जो है बरामद हुआ। 9 लोगों का स्पष्ट जो है दिखाई दिया कि ये 9 लोग मारे गए।
घरों में घुस घुस के, दुकान में घुस घुस के पुलिस ने मारा। 15 तारीख को जयप्रकाश जी वहाँ गए। इस बीच में 12 तारीख के गोली कांड को लेकर के असेंबली में सवाल उठा। बजट सेशन चल रहा था, अप्रैल का महीना था। उसमें सरकार ने पुलिस के गोली कांड को जायज़ ठहराया, असेंबली ने जायज़ ठहराया, बहुमत से जायज़ ठहराया। तो हुआ कि नहीं साहब, ये असेंबली जो है, ये विधानसभा जो है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जनता की ये नहीं है। और ये मांग उठी कि नहीं साहब, इसको तो भंग कर देना चाहिए, नया चुनाव होना चाहिए। जयप्रकाश जी 15 तारीख को गए वहाँ की हालत का जायजा लेने के लिए, और वहाँ की आम सभा में उन्होंने यानी उस मांग का समर्थन किया और कार्यक्रम बना कि कैसे जो है हर विधानसभा क्षेत्र से मतदाताओं का हस्ताक्षर एकत्रित किया जाए विधानसभा को भंग करने के पक्ष में। और जयप्रकाश जी 5 जून को गवर्नर को उसको देने के लिए गए। गोली चल गई थी उस जुलूस पर। एक कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा, बहुत मार खाए वो। और उसी दिन पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश जी ने घोषणा किया कि ये आंदोलन जो है सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। उसके बाद इंदिरा गांधी से बातचीत भी हुई, विधानसभा के विघटन के सवाल पर बात बनी नहीं। उसके बाद जैसा आप जानते हैं बिहार बंद वगैरह कई कार्यक्रम हुए। उसके बाद जो है देखिएगा, मेरा अपना मानना है कि जो देश में आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लगाया इंदिरा जी ने, उसकी वजह जो है वो आंदोलन नहीं है, उसकी वजह जो है अपनी कुर्सी बचानी थी। हालांकि कुर्सी भी नहीं जा रही थी। आपको याद होगा कि 1971 में रायबरेली से इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी। मैंने लड़ाकू समाजवादी नेता राजनारायण जी समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से उनके खिलाफ लड़े थे, चुनाव हार गए थे। चुनाव के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर किया और ये आरोप लगाया कि इंदिरा जी भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल करके चुनाव जीती। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। जगमोहन लाल सिन्हा जी जज थे, उन्होंने इस आरोप को मान लिया और चुनाव को रद्द कर दिया। ये हमको इसलिए याद है, तारीख बजाबता इसलिए याद है कि जयप्रकाश जी ने भोजपुर जिला में नक्सल इलाका जो है वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम दिया था। हम ही को बुला करके उन्होंने पूछा कि तुम वहाँ करा लो प्रोग्राम। हम कहे कि हाँ, पूछे उनसे कितना दिन का समय दीजिएगा। उन्होंने कहा 2 दिन का समय दें। तो 12 और 13 2 दिन का उन्होंने समय दिया था, जून का। तो हम लोग उनको लेके, हम ही जीप चला रहे थे, लेके जा रहे थे। पहली सभा तलारी में थी, तो पीरो में सिंचाई विभाग का एक डाक बंगला है, वहीं हम लोग रुक गए चाय पीने के लिए। वहीं एक साथी के ट्रांजिस्टर के जरिए खबर सुनाई दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह का फैसला हुआ है। अब हम लोग बड़ा उत्सुक थे, या और जो लोग, हमारे पिताजी भी थे, सब लोग उनका मुंह देख रहे थे कि इनका रिएक्शन क्या होता है, ये प्रतिक्रिया। जेपी एकदम मौन साधे रहे उस मामले में। तरारी में सभा हुई, अगले दिन संदेश के नारायणपुर में सभा हुई, और शाम को जो है आरा के रमना मैदान में सभा हुई। आंदोलन का डल पीरियड चल रहा था, सभा में कम लोग आ रहे थे, लेकिन रमना मैदान की सभा में काफ़ी लोग आए। और इसलिए आए, मन में उत्सुकता थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है इस पर जयप्रकाश जी क्या बोलते। वहीं जयप्रकाश जी ने पहली दफ़ा इंदिरा गांधी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा मांगा। और उस दिन शाम को आरा से ही ट्रेन पकड़ के जबलपुर गए और जबलपुर से दिल्ली गए। यहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ उसके खिलाफ जो है इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में टोटल स्थगन नहीं किया, उसको आंशिक जो है स्थगन किया। ये कहा कि नहीं, आप पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर सकती हैं, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। अच्छा, उस समय पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं चल रहा था। इंदिरा जी इंतजार कर सकती थी कि हाँ भाई फाइनल जजमेंट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, या ये भी कर सकती थी कि किसी को अपनी जगह पर बना देती, और जब जजमेंट फाइनल आ जाता तो उसके बाद जो है फिर बन जाती।
पता नहीं उनको क्या सूझा, उनके एडवाइजर लोगों को क्या सूझा, संजय गांधी की उस समय बहुत चलती थी, उनको क्या सूझा, इन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगा दी। 25 जून की मध्यरात्रि को इमरजेंसी घोषित की जाती है, सभी नेता जो बड़े नेता उनको गिरफ्तार कर लिया। उस समय को कैसे झेला आप लोगों ने? अब झेलना क्या था, पकड़ा के जेल गए तो हमको ऐसा लगता है कि अधिकांश जगहों पर, कुछ जगहों को छोड़ करके अधिकांश जगहों में उस तरह से मैंने जेल में आप बंद कर दिए गए, जेल से आप कब रिहा होइएगा, जमानत का अधिकार आपको नहीं था, ये सब अपनी जगह पर था, अनिश्चित था जेल से निकलने का समय, लेकिन उस तरह से परेशानी नहीं हुई। उस तरह से मान लीजिए जयप्रकाश जी को पीजीआई चंडीगढ़ में बंद कर दिया, अकेलापन जो है एक परेशानी होती है, या अटल जी या आडवाणी जी इन लोगों को गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, उस तरह की परेशानी जो है नहीं हुई। जयप्रकाश जी की तो किडनी खराब हो गई, और उस समय बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एकदम जो है जिस तरह की सख्ती बरती, उनको एकदम बिल्कुल आइसोलेशन में जो है डाल दिया, और आइसोलेशन में अकेले आपको माने कहीं बंद कर दिया जाए, मिलना जुलना जो है एकदम सीमित हो जाए, तो आप पागल हो जाइएगा। और जयप्रकाश जी की लगभग वही स्थिति हुई। वो तो कहिए कि वहाँ जो डीएम था, वो डीएम ने बहुत संभाला जयप्रकाश जी को, और वहीं उनकी किडनी खराब हुई। लेकिन कहा जाता है कि प्रेस पर पूरी तरह से सेंसर, नेताओं के बयान पर पूरी तरह से सेंसर, और एक तरह से कहिए कि इमरजेंसी के समय आम जनता के जितने सारे अधिकार थे वो सारे अधिकार छीन लिए गए। नहीं, एकदम वो तो इमरजेंसी में संविधान जो है स्थगित हो गया, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, और तो और जीवन का जो अधिकार था, जीने का जो अधिकार था, वो भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल आंख मूंद करके लग रहा था कि इंदिरा गांधी के यहाँ से ब्रीफ आता है, उसी के आधार पर जजमेंट होता है, तो सारे अधिकार जो है छीन लिए गए। ये कहा जा रहा था कि नहीं साहब, इमरजेंसी लगने से रेलगाड़ी समय पर चलने लगी, माने ऑफिस में लोग समय पर आने लगे। अब इतनी छोटी चीज के लिए नागरिकों की आज़ादी छीन ली जाए, जीने का अधिकार उनका छीन लिया जाए कि गाड़ी समय पर आ रही है इसलिए आप हल्ला मत कीजिए, आप अपने जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, गाड़ी समय पर आए इसके बारे में ज़्यादा आप गंभीर होइए, ये स्थिति थी। लेकिन अब देश की फिजा बदली है, कांग्रेसी हुकूमत समाप्त हो गई है। केंद्र की सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, अभी गैर कांग्रेसी हुकूमत है, और ख़ास करके बिहार की बात करें तो जेपी के शिष्य चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, क्या मानते हैं कि जेपी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई अभी बिहार में सफल हुई क्या? जो नागरिकों के मौलिक अधिकार थे, जेपी ने जो कहा था वो मिल पाया क्या? देखिए, अब उस तरह से कहिएगा तो जयप्रकाश जी का जो सपना था वो सपना कहाँ पूरा हुआ? हमको याद है 1977 में जब यहाँ कर्पूरी जी की सरकार बन गई थी, हम लोगों ने एक मासिक पत्रिका यहाँ से शुरू किया था, सामयिक वार्ता। किशन पटनायक उसके संपादक थे। तो जयप्रकाश, पहले अंक में जयप्रकाश जी का इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग महिला चरखा समिति गए, और उसमें एक सवाल जेपी से किशन जी ने पूछा कि यहाँ की सरकार आपसे कोई राय मशविरा करती है? तो उन्होंने कहा कि हमको कौन पूछता है, ये उनका जवाब था। तो आप इसी से आज तक की ही सरकार नहीं, माने इमरजेंसी के बाद और जयप्रकाश नारायण के प्रयास से जो जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया, और उसके बाद जयप्रकाश जी के पंचायती में मुरारजी भाई देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बने, उस सरकार में के विषय में जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हमको कौन पूछता है। तो ये आज के दिन जो है, उस ठीक कहा आपने कि बिहार की राजनीति में चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, सब जयप्रकाश आंदोलन से ही नेता लोग निकले हुए हैं। लेकिन एक जो जयप्रकाश जी का सपना था, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए जहाँ से अच्छे नागरिक जो है पैदा हों, स्वावलंबी नागरिक पैदा हों, ऐसा प्रशासन बनाने के लिए जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, गरीबों की सेवा हो, गरीबों की खिदमत हो, ये एक आदर्श, ये एक सपना उनके सामने था। वो सपना तो नहीं पूरा हुआ। आप उस हिसाब से देखिएगा तो आज़ादी मिली, गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी के सपने के अनुसार देश कहाँ बना। तो ये हमेशा ये होता है कि जो बड़ा आदमी होता है,
सपना देखने वाला नेता होता है और अपने पीछे जनता को आकर्षित करके ले चलता है, एक परिवर्तन करता है। लेकिन परिवर्तन का जो सपना होता था, जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता था, वो पूरा नहीं हो पाता। तो 46 वर्षों के बाद जिस लड़ाई को तत्कालीन कांग्रेस विरोधी नेताओं ने लड़ा था, आप कह सकते हैं कि वह सपना आज भी देश की जनता के लिए और बिहार की जनता के लिए अधूरा ही है। समाजवादी आंदोलन के नेता शिवानंद तिवारी भी मानते हैं कि जेपी ने जो सपना देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जो 46 वर्ष पहले भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था, उस धब्बे को अब भुलाने की कोशिश की जा रही है। 46 साल पहले लगे देश में इमरजेंसी ने प्रेस पर भी सेंसर लगाया था, और सबसे बड़ी बात थी कि उस समय प्रेस की आज़ादी समाप्त हो गई थी। पत्रकार हों या प्रेस प्रतिनिधि हों, उनको कोई भी खबर छापने की इजाज़त नहीं थी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी। क्या था उस समय का? ये आज का दिन तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम लोग के यहाँ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके लिए ब्लैक डे है। ये ब्लैक डे सिर्फ प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नहीं कही है, पूरी आदमी की जो नागरिक आज़ादी होती है, संविधान प्रदत्त जो हम लोगों को सिविल राइट्स मिला हुआ है, सब सीज हो गया था। और कांग्रेस ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाया था सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए। पूरे देश में जेपी मूवमेंट परवान था। अब बिहार तो उसकी सबसे सच पूछे कल्टिवेटेड लैंड ही थी, जेपी यहीं थे। और जिस रात ये इमरजेंसी लागू हुई, कल होकर हम लोग उन दिनों हिंदुस्तान समाचार में मैं था, और चारों एजेंसियों का काम फिर बाद में विलय हो गया था। कोई खबर आप यूँ ही नहीं दे सकते थे, सब जगह सरकारी अधिकारियों को बैठा दिया गया था और वो अब सब मॉनिटर करते थे एक खबर को। इन अर्थों में प्रेस की आज़ादी छीन गई थी। अभी कोई खबर, अब तो सरकार के विरोध में कोई खबर छाप ही नहीं सकते थे। तो ये काला अध्याय इसलिए मैंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए वो आज का दिन जो भारतीय आपातकाल लागू हुआ, आज की रात में हुआ था, तो ये काला अध्याय है, काला दिन ही के रूप में हम कहेंगे। इसलिए कि आज़ादी में किसी को कहीं इस तरह की पाबंदी लग जाए, इसी को कहते हैं कि जब स्वतंत्रता छीन जाना, नागरिक अधिकार के छीन जाने का। और वो भी कांग्रेस की सत्ता बचाने के लिए हुआ था और कोई कारण नहीं था। ये बात नहीं थी कि कोई आंदोलन इस रूप में था कि जो आज कहीं अफगानिस्तान में या कहीं आप देखते हैं कि खालिस्तान का आंदोलन था। तो हम तो इसको इसी रूप में देखते हैं। जी, उस समय आप लोग काम कर रहे थे, तो कहा जा सकता है, और ये ऐसी चर्चा भी होती रहती है कि उस समय संपादक के यहाँ फ़ोन जाता था कि अमुक खबरें आप नहीं छाप सकते हैं, और जो नेता थे, खास करके जो आंदोलनकारी नेता थे, जो भूमिगत थे, उन लोगों की बात नहीं छपती थी। ये जो भूमिगत हो गए थे तो ट्रेस में थे नहीं, और उसकी बात के लिए जोखिम भरा काम था। कैसे हम लोग करते हो? तो सवेरे जब जिस दिन रात इमरजेंसी लागू हुई, तो सवेरे पहर फिर हम लोगों को कैसे रिपोर्टिंग हुई, सारे प्रेस जगत के, मीडिया जगत के लोगों को यही चिंता थी। और ये तो था ही खतरा कि भाई अब तो रिपोर्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। तो दूसरे दिन हम लोग कौन कहाँ गिरफ्तार हुआ, इस तरह की सूचना एकत्र करने में लगे। तो इतने भर की छूट थी कि कौन कहाँ गिरफ्तार हुआ, ये तो सरकार चाहती थी। उस समय इन खबरों से शासन का भय समाता लोगों में। लेकिन ये बात ठीक आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में उस समय कोई योजना का या सरकार के खिलाफ कोई बात तो छप नहीं सकती थी, और एडिटर को पूछने की कहाँ न बात आती थी। जब इस तरह की पाबंदी लग गई थी तो हमको खुद ना रिपोर्टर को ही वैसी खबर देने की छूट नहीं थी, ना कोई फाइल करने लगे थे। आप लोग अपनी आंखों के सामने पुलिस का जुल्म देखते थे, लेकिन नहीं छाप पाते थे। देखिए, कुछ कहीं पुलिस ने अमुक नेता की, जैसे अब आपको बताते हैं कि आईपीएफ तब बना था उस समय, राजा राम जो आईपीएफ बिहार में बना, तो वहाँ हिलसा में पकड़े गए थे। पुलिस ने उनकी बहुत निर्मम पिटाई की थी। बहुत वो आज की कोई वो हेडलाइन तो नहीं बन सकता था, हेडलाइन नहीं बनता था, लेकिन छोटी खबर की अमुक नेता पकड़े गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, वो भाग रहे थे, उनको चोट आई, इस बर्बर पिटाई की ऐसी बातें नहीं छपती थी अखबार में उन दिनों। क्या मानते हैं, जो इमरजेंसी अब खत्म हो गया, देश में अब लोकतंत्र आ गया, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो बिहार में सत्ता और विपक्ष दोनों पर काबिज हैं जेपी आंदोलन के नेता, इमरजेंसी का विरोध करने वाले। अब प्रेस की आज़ादी है क्या? प्रेस जो जनता की आवाज़ कहलाती है वो है अब क्या? नहीं, आप प्रेस की आज़ादी की बात देखिए। आज प्रेस में जो छूट है वो छूट है काम करने वालों की। आप कहिए कि अब की आज़ादी और उस समय प्रेस की जो स्वतंत्रता की हम परिकल्पना करते हैं, तो हमको, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सरकार का कहीं अंकुश है, काम करने नहीं देती है, मैं तो बोल रहा हूँ, अखबारों में ये बात छपती है। लेकिन आजकल एक कलम से जो सरकार की विज्ञापन नीति है ना, प्रेस की स्वतंत्रता उससे छीन गई है। कुछ तो हम पत्रकार लोग सत्ता
कि हमदर्द बन गए हैं, यूँ कहें कि अपने निजी स्वार्थ के कारण। लेकिन अखबार से ऐसी कुछ बात नहीं कि आप ऐसी खबर नहीं छापिए। सरकार यदि चाहती है, ऐसा थोड़े होता है। ये हम लोग भी कहीं कुछ, जिसको आप कहते हैं सेल्फ इम्पोज इमरजेंसी या सेल्फ इम्पोज गवर्नमेंट का प्रेशर कहीं हो, अब वो सरकार तो कोई भी चाहेगी आपको विज्ञापन देगी तो चाहेगी आप उसकी प्रशंसा करें। लेकिन तानाशाही के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, एक तत्कालीन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ। अब लगता है कि जनता को पूरी तरह से आज़ादी मिली और जो लोकनायक ने सपना देखा था वो पूरा हो गया। नहीं, यही अंतिम सवाल का जो जवाब पहले सुन लीजिए। लोकनायक ने जो सपना देखा था, देखिए है भूख भ्रष्टाचार जिसको आप कहते हैं, तो भ्रष्टाचार और महंगाई, जात पात, ये सब जो जेपी का सपना था, आज सभी लोग जेपी के आंदोलन वाले ही लोग सत्ता में संयोग से बिहार में पक्ष में भी उन सपनों को तो उन्होंने चकनाचूर कर दिया। लालू उन दिनों इसी आंदोलन से उपजे नेता हैं। अब आप देखिए चारा घोटाले में कन्विक्टेड लीडर हो गए। नीतीश जी भी उसी आंदोलन की उपज है। लेकिन अब वो जेपी के सपनों की सरकार चल रही है, ये तो कहीं दूर दूर। अब तो जात पात, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, ऐसी सरकारें चल रही हैं। अब सपनों की सरकार और वैल्यूज की बात तो अब ये करना हमें लगता है खुद की बेईमानी होगी। तो इमरजेंसी के 46 साल पूरे हो गए हों, जनता ने जिस इच्छा से या जनता ने जिस उत्साह से उस समय के आंदोलन में भाग लिया था, तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, जनता की वो आकांक्षा अभी भी अधूरी है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का वह काला अध्याय फिर देश में नहीं दोहराया जाए, जनता यह जरूर चाहती है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़ पटना।